अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता रोज़ एहतसाब के वफाकी इदारे नैब ने एक इंतहाई गैर मामूली प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह कहा कि नैब के पास बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने नाजायज़ तरीके से ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, उनके पास NOCs मौजूद नहीं होते थे और वो ये सब कुछ करते रहे। इस वक्त वो अदालती मफरूर भी हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में नैब को और अदालत को मतलूब भी हैं। साथ ही पाकिस्तान के अवाम को ये तंबीह की गई कि अब मलिक रियाज पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में वो एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ की गई सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर होगी। बाज रहने का कहा गया है लोगों को कि मलिक रियाज का कारोबार उसमें इन्वेस्ट ना किया जाए और साथ ही ये भी कहा है कि उनको वापस लाने के लिए, उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए नैब जो है वो कोशिशें करने जा रहा है। इस तमाम मामले पर आज चंद घंटे पहले मलिक रियाज प्रॉपर्टी टाइकून ने रिएक्ट किया और बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने ये कहा है कि मेरा कल भी यही फैसला था और मेरा आज भी यही फैसला है कि जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। वो बात ये कर रहे हैं कि उन पर इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये मामला इतना सादा नहीं है। मलिक रियाज तने तनहा तो ना ज़मीनों पर कब्ज़ा कर सकते थे, ना ही वो इतनी बड़ी एम्पायर जो है वो खड़ी कर सकते थे। बिजनेस टाइकून का सफ़र 40 साल की कहानी, हुक्मरानों से लेकर, सियासतदानों से लेकर, रिटायर्ड जर्नलों से लेकर, जजों, सियासतदानों, मीडिया हाउसेस, तमाम के तमाम उनके साथ कहीं ना कहीं शरीके सफ़र रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर आज जब मलिक रियाज को सिंगल आउट किया जा रहा है, सवाल ये बनता है कि जिन लोगों के ज़रिए ये सब कुछ मलिक रियाज ने किया और इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर, प्रॉपर्टी एम्पायर खड़ी की, वो लोग कहाँ हैं? क्या भक से हवा में उड़ गए? उनका एहतसाब या उनकी पकड़ धकड़ क्यों नहीं होती? लेकिन हैरान कुन तौर पर मलिक रियाज ने आज जो रिएक्ट किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि नैब का बेसरोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। अब ये कौन से राज हैं? हुक्मरानी की बात की जाए तो इमरान खान साहब की 42 माह की वफाकी हुकूमत और लगभग 11-11.25 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, लेकिन ये 25-30 साल के राजों की बात कर रहे हैं। कौन कौन इस हमाम में नंगा था और कौन कौन इसकी जद में आ सकता है, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पर हलचल जो है उसका सिलसिला जारी है। 26वीं आईनी तरमीम बड़े कर्रो फर के साथ पास की गई थी। ये कहा गया था हुक्मरानों की तरफ से कि ये वो आईनी तरमीम है जो पाकिस्तान में इंसाफ के झरने फोड़ देगी। शेर और बकरी जैसे एक घाट से पानी पिएंगे, तमाम लोगों को इंसाफ मैसर होगा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम पास होने के कई माह गुजर जाने के बाद इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जहां पर गुमान यही है कि बड़े लीगल ईगल्स, लीगल ब्रेन्स बैठे हुए हैं, वो ये भी समझने से कासिर हैं कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने लगेगा, किस बेंच का किस किस्म का इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें जिस किस्म की तब्दीलियाँ गुज़श्ता 2-2.25 साल में की गई, उसके बाद भी अभी ये अभाम मौजूद है कि रेगुलर बेंच जो है उसके सामने मुकदमात भेजने के लिए किस कमेटी ने फैसला करना है। क्या आईनी बेंच की कमेटी वो ये फैसला करेगी या चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने ये फैसला करना है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एजिटेट हो रहा है। साथ ही लगभग एक हफ्ते के बाद बहुत ही अहम केस 26वीं आईनी तरमीम का टेकअप होने जा रहा है। ये आईनी बेंच सुनेगा या फिर ये मामला फुल कोर्ट में जाएगा? इस मामले पर भी बात करेंगे। साथ ही अल-कादिर ट्रस्ट केस और डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद पूरी दुनिया में होने वाली तब्दीलियां वो बड़ी हैरान कुन हैं और पाकिस्तान की तरफ से इसमें नुमाइंदगी का शरफ हासिल करने की कोशिश की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। और मोहसिन नकवी की जो मीटिंग्स हैं उनके ऊपर अब बड़ी तनकीद हो रही है कि वो बड़े लो लेवल इवेंट्स में उन्होंने शिरकत की। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म जिस इवेंट में मौजूद थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो एक पेड डिनर था, वहाँ पर शिरकत की। फिर कुछ प्रेस रिलीजेस जो हैं वो ये कह रही हैं कि नहीं, उन्होंने जनाब कैपिटल वन अरीना में
पहली सफ में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना, जिसकी ना कोई तस्वीर अभी तक सामने आई है, ना फुटेज सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो मौजूद थे, पहली सफ में नज़र भी आए डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर। उन्होंने उनकी तकरीर भी सुनी और फिर जो उनकी मुलाकातें हैं काश पटेल से लेकर मार्को रूबियो तक, और फिर क्वाड की मीटिंग में 1-on-1 पहली बायलैटरल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से हुई है। इशराक डार कहाँ है, मौजूदा हुकूमत, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में मैं 2-3 चीज़ें आपको सुनवाना चाहता हूँ। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के लिए इमरान खान पर अभी भी दबाव डाला जा रहा है। क्या कहा अलीमा खान साहिबा ने, सुनिए। साथ ही मशाहिद हुसैन सैयद साहब को ये यकीन है, वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के गारंटर बन जाएंगे और रिहाई की बात करेंगे। क्या कहा मशाहिद हुसैन सैयद ने, सुनिए। मुस्लिम लीग नून एतराज़ कर रही है कि कल तक एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाले, अमरीकी गुलामी से आज़ादी का नारा लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज किस तरीके से देख रही है अमरीका की तरफ और नई अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ कि पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में अमरीका मदाखलत करेगा और इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा होगी। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि डॉक्टर नसीम अशरफ साहब, उनकी एक किताब आती है, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुशर्रफ साहब के दौर में बड़े एक्टिव थे। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने के लिए एक डील के लिए कोशिशें की थी साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने, और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर वॉशरूम में खुफिया मुलाकात उस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान के साथ की थी और गारंटी मांगी थी कि नवाज शरीफ को अदालत जो है वो फांसी की सज़ा नहीं सुनाएगी। ये है वो मंजरनामा जिस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हाफिज़ एहसान खोकर साहब, माहिर कानून। साथ ही मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, और अजहर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद हैं। और तीनों साहिबान का कानून के मामले पे या कानून साजी के मामले से किसी न किसी तरह ताल्लुक रहा है और मौजूद है। गुफ्तगू का आगाज़ अली गौहर बलोच साहब आपसे करेंगे। बलोच साहब, इधर से नैब ने कहा कि मफरूर हैं, मतलूब हैं मलिक रियाज, और मलिक रियाज के पास कोई इन्वेस्ट ना करे, तो उन्होंने तो पेंडोरा बॉक्स खोलने की बात कर दी है। वो कह रहे हैं कि 25-30 साल के राज सबूतों के साथ मेरे पास मौजूद है। जाहिर है कि वो हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने इन आइसोलेशन तो ये सब कुछ नहीं किया, इतनी बड़ी अंपायर खड़ी नहीं की, तो आप लोगों को परेशानी है। मलिक रियाज क्या राज खोल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है, ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। अब जाहिर है कि मलिक रियाज साहब की तरफ जो है वो कानून का घेरा तंग हुआ है और अरसा दराज तक जाहिर है कि उनको पहले सहूलत मिलती रही और वो उससे मुस्तफीद होते रहे। लेकिन अब चूंकि मामला खुलकर आ गए हैं तो जाहिर है वो उस पर कोई बात करेंगे, और अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत जिसका वो क्लेम करते हैं वो सामने लाएंगे तो फिर उस पर भी बात हो जाएगी। ये मलिक रियाज को सहूलत कौन देता रहा? अल कादिर ट्रस्ट है। ये आपने कहा कि सहूलत उनको मिलती रही, तो ये सहूलतकारी मलिक रियाज की कौन करता रहा? 40 साल की कहानी है। देखें, सहूलतकारियां जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं। जिस तरह से काबीना के अंदर एक बंद लिफाफा लहराकर और काबीना से जबरदस्ती पास करवा के, और ये भी कहा गया कि इसके ऊपर सवाल कोई नहीं करेगा, और वो पाकिस्तान की करप्शन का पैसा जो पाकिस्तान से चुरा के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मलिक रियाज साहब बाहर लेकर गए थे, उस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में एडजस्ट करवा दिया गया जिसमें कि मलिक रियाज साहब ने वो कीमत अदा करनी थी जो गवर्नमेंट की स्टेट लैंड उन्होंने ली थी। तो गवर्नमेंट की स्टेट लैंड लेने पर जिस पे 450 पौने 500 अरब का जुर्माना तय हुआ, 1000 अरब से बात शुरू हुई, तो वो स्टेट लैंड जो है वो हथियाने में जिन्होंने उनकी मदद की उनको कितनी सजाएं हुई? देखिए, बात ये है कि ये तो अगर केस सामने आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन उसके चूंकि बेनिफिशियरी मलिक साहब थे, और मलिक साहब तो अकेले बेनिफिशियरी नहीं हो सकते ना, और उसके लिए इमरान नियाज़ी साहब तो बड़े क्लियर हो गया है ना। एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काबीना से जो है वो एक गैर आईनी तरीके के साथ एक चीज पास करवाई और उसके बदले में अल कादिर ट्रस्ट की जमीन ली। अब फायदा पहुंचाने वाले इमरान नियाज़ी साहब,
और ट्रस्टी कौन है, एक उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दूसरे वो खुद। और उसके बाद जो पैसा मलिक रियाज साहब ने अपनी जेब से अदा करना था, पाकिस्तान की रियासत का पैसा जो कि इंग्लैंड की हुकूमत ने वापस किया, वो उसके अगेंस्ट उस अच्छा, अकाउंट में जमा करवा दिया गया। इससे बड़ी पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल, जो हर दूसरे सियासी लीडर को जो बंदा इमरान नियाजी चोर चोर कहता था, जब उसकी तलाशी ली तो अरबों अरबों डॉलर और अरबों रुपए का चोर निकला। और ये वाहिद सियासी लीडर है जिसके ऊपर ये केस साबित हुआ है कि उसने वाकई इस पे मैं अजहर सदीक साहब से की मंजूरी से तो वो नहीं झुक सकता। इस पे मैं अजहर सदीक साहब से जवाब लेता हूं। ये आप मेंशन करें 2018-19 के वाकयात, मलिक रियाज की कहानी 40 साल की है, सहूलतकारी की कहानी 40 साल की है, उनके पास राज जो वो कह रहे हैं वो 25-30 साल के हैं। वो जाहिर है कि वो इमरान खान के तो नहीं है। अगर वो 25-30 साल की बात कह रहे हैं तो उसमें आपकी जमात जो है वो हुक्मरान रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और यहाँ पर जिस पैसों की एडजस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो जुर्माना मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध की हुकूमत की ज़मीन, वो कैसे और उस पर किसको सज़ा हुई? जो असल इतना बड़ा जुर्म था उस पर तो किसी को अजहर सदीक साहब, मलिक रियाज किस किस्म का पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? वो किन राजों की बात कर रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। हैं चूँकि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर, नैब से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और 190 मिलियन पाउंड में मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं, तो मेरे पास जो चीज़ें होंगी वो फैक्ट्स के ऊपर होंगी। पहली बात तो एक हकीकत है कि असल कहानी हम शायद बताते नहीं है कि वन हाइड पार्क जो है हसन नवाज मालिक थे। जिन दिनों पनामा का केस आया था उस वक्त मामला खुला तो ये जायदाद बेचने के लिए जान छुड़ाई। वो जब राज खुलेंगे सारे आ जाएंगे, मुझे तो पता है वो राज क्या है नवाज शरीफ साहब की और बाकी लोगों के। और वो जायदाद जो है ना दुगनी कीमत पर खरीद की गई। एनसीए ने उसकी इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी शुरू करके जब आई मनी ट्रेल पे बात चली तो यहाँ पाकिस्तान जब पूछा गया तो पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई केस नहीं था। नैब ने अपने तौर पर उन्हें बताया कि केस कोई नहीं है और अल्टीमेटली वो नैब ने वो केस बंद कर दिया। ये मैं हकायक बता रहा हूँ आपके सामने। और यही डॉक्यूमेंट जो है अगर रेफरेंस के अंदर दौरान ऑर्डर के अंदर देखें आप तो जिक्र किया हुआ है, उस पर रिलाय किया, उस पर क्रॉस हुआ। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अब मलिक रियाज साहब के पास देखिए बात है, वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है। उसने कोई मेट्रो ऑरेंज का ठेका नहीं लिया, उसने कोई मोटरवे का, उसने कोई हबको का, उसने कोई रिंग रोड का, ना उसने कोई बिजली घर बनाए। तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा शोर डालते फिरते हैं ना। मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रीडिकेट ऑफेंस साबित करना है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन से पैसा बनाया। तो करप्शन से तो पैसा कोई है ही नहीं, ना कोई केस है। और जब उस वक्त एनसीए ने लिखा, एनसीए ने जब पैसों की बात आई पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड देखा, उन्होंने कहा उनके अगेंस्ट तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही कोई नहीं है। अब बात ये हुई कि ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाए, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। वो अगर फैमिली है अपने तो पैसा पाकिस्तान वापस भेज देती है तो ठीक है। मलिक रियाज साहब तैयार हो गए पैसा पाकिस्तान वापस लाने में, चूंकि ये स्टेट मनी नहीं था। ठीक है जी, स्टेट बैंक के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया। अब वो उसकी एक कहानी में अगर साथ जोड़ दूं तो बड़ा आसानी हो जाएगी आपको। मैं जो कि वो फाइल सारी देखी है, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी जो कराची से 60 किलोमीटर दूर थी, रेगिस्तान के ऊपर। 5 लाख रुपए एकड़ है। और वहां का जो सबसे बड़ा व्यापार वो वहां का पॉलिटिशियन है गबोल, वो 15 करोड़ रुपए की जमीन दे रहा था सारी अपनी। ये रिकॉर्ड पे अभी एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, एक सहाफी साहब गालिबन सिंध से हैं, उन्होंने दावा किया मैंने इस बात को। अब बात बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 8 करोड़ रुपया एकड़ असेसमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक जुर्माना लगाया, हालांकि जुर्माना गलत है, हम सब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था। 460, अब 460 अरब तो उसका वाइट हो गया ना वो रकम। अगर उसमें से कुछ रकम उसने बाहर भिजवा दी है और पाकिस्तान वापस ले आया है तो उस पे कौन सा क्राइम कमिट हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको साबित कोई सजा नहीं हुई, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, ना करप्शन में कोई सजा हुई है। ये जेल में रख लीजिएगा। अब अगली बात आ जाए वो। अच्छा, आप दोनों साहिबान ना, मैं अलकादिर केस डिस्कस नहीं कर रहा था, आप दोनों साहिबान अलकादिर ट्रस्ट केस पर चले गए। मलिक रियाज जो कह रहे हैं कि मैं पेंडोरा बॉक्स खोल दूंगा, मेरे पास 25-30 साल के राज हैं, वो राज तो सबूत बता दिया ईसा साहब, मैंने एक तो बता दिया आपको। हसन नवाज की जो जायदाद है
वो अगर फर्ज करें 9 अरब की थी तो 18 अरब की बेची। मार्केट रेट पता करा लें, आज चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। ये तो मैं सिर्फ एक राज बता रहा हूं जो मुझे अंदाजा है इस बात का, बहुत से राज होंगे ऐसे, वो कहानियां सारी है। मेरा ये कंसर्न सिर्फ इतना है। और दूसरी बात देखे ना, नैब ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके पास इख्तियार कहां से आया नैब का? क्या ईबीएम में रखी? क्या कल लायबिलिटी फिक्स होनी ना, क्योंकि उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया बैरिया टाउन, बैरिया प्रॉपर्टीज को, दुबई को। अब बैरिया जो प्रॉपर्टीज है दुबई की, वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, उसका ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने अब ये सारा चैप्टर खुद खोल लिया इन्होंने, तो कल इनके लिए मसाइल क्या पैदा हो सकते हैं अलहदा। और आखिरी बात सिर्फ है जो कि इन्होंने बात की है बलोच साहब ने काबीना की, भाई काबीना के मिनट्स खोल लें। काबीना के मिनट्स है क्या? चले मैं बता देता हूँ काबीना के मिनट्स क्या है। नॉन डिस्क्लोजर एनडीए साइन हुआ, एनडीए साइन हुआ और वजह बड़ी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास थी, उसकी काबीना ने मंजूरी दी। पैसे लाने देने का कंसर्न ही कोई नहीं है, अगर है भी तो इनको रोका किसी ने? भी काबीना बैठी है ना, काबीना डिस्क्लोज अपना ओपन करे। इमरान खान ने भी, हम भी कह रहे हैं दिखा दे कौम के सामने। और कमाल की बात है, ये पाकिस्तानी तारीख का करप्शन का वाहिद केस है कि जुर्माना पता कितना हुआ? 10 लाख। एवन फील्ड में 7 अरब रुपया जुर्माना हुआ था, उसके अलावा बाकी उठाकर देख ले जितनी करप्शन की होती है सबसे बड़ा करप्शन का केस है। मैं आता हूं अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं आपके पास वापस आता हूं। खोखर साहब ये बताएं कि साइफर की सजा हुई, साइफर नहीं किसी ने देखा, यहाँ अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा हो गई, वो बंद लिफाफा किसी ने नहीं देखा। अब ऐन वो वक्त जब ये मामला चैलेंज होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त ये नैब जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर देता है। मलिक रियाज कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है, जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 25-30 साल के राज खोल दूंगा। इस गुत्थी को ज़रा सुलझाएं, ये सारा इंटरकनेक्टेड है, ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा आपका शुक्रिया, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था। तो बलोच साहब भी उसको ले गए अलकादिर ट्रस्ट की तरफ और अदर साहब भी उसको ले गए, और अदर साहब ने हमें बस में बिठाया कि हमने लाहौर जाना है। और जब बेहरा पहुंचे तो बेहरा से फिर आगे पता ही नहीं हमने जाना किधर है। कि अगर कैबिनेट के फैसले पे बात होती है, अगर प्राइवेट ही मैटर्स है तो कैबिनेट में आने की ज़रूरत क्या थी? या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैसा आया है तो पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंस को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो फिर उन्हें क्लेम करना चाहिए था कि मेरा पैसा मेरे पास आया है, मैंने अपने अकाउंट के दिए। तो वो और चीज़ हम उस पर आएंगे। आपने बुनियादी तौर पे उस प्रेस रिलीज़ पे बात की है, उस पर आया है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीन की करप्शन का स्कैंडल्स है, या पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन की स्टार्ट हुई है वो इसी ज़मीन से आई है कि जब यहाँ से माइग्रेट हो के हिंदू या सिख जो थे वो बाहर गए और यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंडिया के लोग आए, तो ये सेटलमेंट वाला जो मामला है ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बुनियाद रखी इसने। और उसके अंदर ये सारे ही मुलव्वस है, उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसके अंदर जो है आपके ये जो लैंड ग्रैबर्स भी हैं, माफियाज भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब वो चलते चलाते उसने एक ट्रांसफॉर्म जो शक्ल इख्तियार कर ली, वो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। उस हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अगर आप ये कहें कि जी किसका किससे कितना कॉन्टेक्ट है, हर बड़ी सोसाइटी का जो है अगर आप उसका एक फ्रेमवर्क देखें तो उसका ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है पटवारी से, फिर उस इलाके के क्रिमिनल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फिर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है। और जिस तरह उसका साइज़ बढ़ता जाता है उस तरह उसकी एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस पे जाती है, और इसमें कोई शक नहीं है। अब अगली चीज़ ये है कि जिसकी तरफ अब आपने बात की, बात ये है कि अगर आप उनकी 1, 2, 3 जगह ले लें, अगर बैरिया इस्लामाबाद है तो आपकी यहाँ भी स्टेट लैंड इन्वॉल्व थी कि जिसके अंदर वो जंगल्स वाला एरिया था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर गया। अगर मलिक शामलात की, जंगलात की, स्टेट लैंड आई ना, स्टेट लैंड। मामला ये है, एक सेकंड सुन लेना, मामला इसको एड्रेस करें साथ में कि अब मलिक रियाज जो है वो लठ लेकर, मलिक रियाज जो है वो कोई बंदूक लेकर अकेला ये काम नहीं कर सकता। मैंने आपसे पहले कहा कि पाकिस्तान के पटवारी से लेके हाईएस्ट ऑफिस जो है जिस हर सियासी जमात का जलसा वो फंड करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, गाड़ियां उनकी, उनके प्रोटोकॉल की मैं यही आपसे बात कह रहा हूं कि मैं यही आपसे बात कह रहा हूं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए
ताकि पाकिस्तान का रियल फेस भी तो सामने आए ना, कि कौन कौन उनके जहाज में बैठता था, कौन कौन है, किसने कितना कितना उससे बेनिफिट्स लिया, कौन कौन है जिनकी फैमिलीज को फाइनेंस किया गया, कौन कौन ऐसे हैं कि जिनकी जमीनों की बुनियाद के ऊपर कब्जा लिया गया और किस तरह वहां पे लैंड ग्रैबर्स जो उसके अंदर आए, कौन कौन है जिसने कराची के अंदर, जिसका जिक्र किया गया है कि 16,000 एकड़ पहले वो ट्रांसफर जाके पता नहीं कितने जो है शिकारपुर के करीब जाके उस लैंड को जो है वो ट्रांसफर किया गया, फिर उधर जो है वो तकरीबन 21,000 एकड़ जो है वो उसने सर्वे पाकिस्तान ने कहा 16,000 एकड़ है। वो जो सेटलमेंट थी, जिस तरफ इशारा भी उन्होंने किया है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या उसके बाद बैरियर टाउन की जो प्रोसेस हुआ है ये वो गलत है, इलीगल है और हम उसे सेट असाइड करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो वहां पे पता चलना चाहिए कि किसने फैसिलिटेट किया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेटलमेंट आई है, आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर चले ना, वो जो 460 अरब है उसके अंदर भी डिफॉल्ट है तकरीबन 400 बिलियन का। मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आप ही से शुरू करूंगा। असल में तो सवाल ये है कि आप एक साबिक वज़ीर आज़म को सजा 14 साल दे देते हैं, वो पैसे एडजस्ट हुए उस मामले पर, लेकिन वो जो जुर्माना हुआ था, वो जिस लैंड की ग्रैबिंग के मामले पर हुआ था, वो सहूलतकारी उसके लिए करने वाले किस शख्स को कितनी सजा दी, ये अभी तक जो है वो हवा में बात मौजूद है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खोखर साहब, आप ब्रेक से पहले मलिक रियाज के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, उसमें यह है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो MDA का आपने जिक्र किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ एक्शन करें और लॉ के मुताबिक एक्शन करें, और नया भी एक कॉम्पिटेंट इदारा है। जब वो सेटलमेंट के अंदर मामला चला गया, को 1300 बिलियन से स्टार्ट होकर 460 बिलियन के अंदर आया, तो उस वक्त फिर आपकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी थी उसको तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेटल डाउन कर दिया गया ना, कि अब आपने जुर्माना देना है और आपने इससे निकल जाना है। उसमें भी मेरा ख्याल है 25 अरब रुपए की इंस्टॉलमेंट आई, जो शायद सुप्रीम कोर्ट उसके बाद को आई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ डिफॉल्ट प्रोसीडिंग की क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म कर दी ना, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। मलिक रियाज को वो लैंड ग्रैब करने के लिए मुबैय्यना तौर पर जिस शख्स ने मदद दी, जिस हुकूमत ने मदद दी, जिस अफसर ने, किसी के सामने तो एक वर्का गया होगा ना। सारी चीज गलत थी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था कि उसको सेटलमेंट के अंदर लेके सिर्फ उसको फाइन्स की हद तक या आप उसको पे करें। और उसके अंदर भी हुआ ये है कि अभी जो ये फाइन तो आपने मलिक रियाज पे लगा दिया ना, कोई एक सरकारी अफसर तो होगा जो साथ में इन्वॉल्व होगा, एक भी नहीं। तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। तो यही सवाल मैंने कहा है ना, कि जब आपको पता है कि आपने कहा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कुनाइवेंस आई है और उसको फिर आप सेटलमेंट के अंदर लेके जाके कहते हैं 460, और अभी भी वो उसके अंदर डिफॉल्ट है। जो लास्ट हियरिंग आई थी और उस जजमेंट के अंदर जो सेटलमेंट है लिखा हुआ है कि जी अगर जो है एक चीज जो और है, जो आपने उस पर बात की, बात सिंपल सी इस चीज के अंदर है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो बरतानिया का कानून है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002, उसके नीचे जो अकाउंट्स थे उन्हें फ्रीज किया गया। उन फ्रीजिंग अकाउंट्स के बाद एक सेटलमेंट आई, उसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़ियाउल मोहसिन साहब भी एक लॉयर है, जिन्होंने उसके अंदर फैसला कोर्ट में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो पैसे आने ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आने थे ना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने थे तो क्राइम ऑफ प्रोसीड एक्ट के अंदर उन्हें फोरफीट करने की जरूरत क्या थी? वहां क्या फोरफीट हुआ ही नहीं, फोरफीट हुआ ना, अकाउंट फ्रीज हुए। मैंने बलोच साहब अकाउंट फ्रीज, आप कुछ ऐड कर, एक मिनट, अजहर सिद्दीक साहब कुछ ऐड करें, मैं बलोच साहब आपके पास आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब प्लीज। मैं तो बेरा से स्लिप हो गया ना, ये कलर कार से वापस आ गए बेरा की तरफ को। देखें, बात बड़ी सिंपल सी समझिएगा, इशू बड़ा सीधा सा है। क्रिमिनल देखें है क्या, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर क्या है, क्या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ रोजाना होती है, FIA करता है, वो करता है, अपना NCA भी करता है। वो फ्रीजिंग ऑर्डर सलमान शहबाज की और हमजा के भी हुए थे, बाद में उतार लिए उन्होंने। इख्तियार है उनको, अगर ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस का पैसा होता तो भी वो सजा देते। अब उसकी वजह क्या है, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मौजूद है, केस उनका कमजोर था, पाकिस्तान का केस भी कमजोर था। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, खुदारा चीजों को ट्रैक से उतारने की जरूरत नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है कि नैब के कवानीन के अंदर 3 तरह की चीजें होती हैं। एक कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न, अपने आप वापस दे दें। तो मलिक रियाज साहब ने पैसा अपने आप वापस दे दिया तो बात खत्म होगी, इसीलिए और प्री बार्गेनिंग की तरफ गया नहीं। तीसरा तब जाता है जब दोनों में ना
भाई मैं तो कह रहा हूं कि उसके केस के अंदर कोई कन्विक्शन आप सस्टेन कैसे कर सकेंगे। और कमाल की बात है उसको जोड़ा किसके साथ, अल कादर के साथ। अल कादर ट्रस्ट है, ट्रस्ट में पैसे और ऐसी करप्शन का केस पहला देखा है कि क्रॉस चेक से अकाउंट से पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, हर चीज सामने है, एक एक चीज सामने है, कोई चीज छुपी नहीं, 1 रुपए का फायदा नहीं। नैब का नया सही। कानून अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, मुझे गौहर बलोच साहब, अब मामला मलिक रियाज से उठा के जरा 26वीं आईनी तरमीम की तरफ आए। अब ये पास तो कर लिया आप लोग तो हमें बैठ के 26वीं आईनी तरमीम के फजाइल बताते थे कि इससे ये मसला भी हल हो जाएगा, ये आवाम को इंसाफ मिलने लग जाएगा। यहाँ तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो लीगल्स हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि सबसे बड़े कानूनी अजहान हैं, वो तो ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा मुकदमा किसने सुनना है। ये क्या आप लोगों ने गुत्थी उलझाई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी मेरे सारे दोस्त अल कादिर ट्रस्ट पे बात कर रहे थे, इसमें तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि ये इतना ओपन एंड शट केस है कि इमरान खान के बाल बाल और अंग अंग से करप्शन झलक रही है और वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। जो मेरे भाई अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं ना कि बड़ी सिंपल बात है, भाई इतनी सिंपल बात नहीं है। सिंपल बात ये है कि अरबों रुपए की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है, जिसको दुनिया के किसी भी शहर में चला जाए वो चोरी का जो उसका कलंक का टीका माथे पे लग गया, ये उतरेगा नहीं, ना आपके बयानात से उतरेगा, ना टॉक शो में सफाइयां दे के उतरेगा। ये एक साबितशुदा चीज है और बड़ी क्लियर चीज है। मसला ये है गौहर बलोच साहब, 2019 में अगर ये मुकदमा, जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था, उस वक्त उनके अंग अंग से टपक रहा होता और ये मुकदमा आ जाता ना, फिर तो हम ये समझते। यहाँ पर जब जिस सियासतदान की लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान के बड़े ताकतवर इदारों से, तो फिर ये केसेस सामने आ जाते हैं। कल को आपकी लड़ाई हो जाएगी, शहबाज शरीफ की लड़ाई हो जाएगी, जो लग रहा है कि होने वाली है। अभी आप लोग प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। आपने बात की है जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मुझे ये बताएं कि जब 2018 में आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी करके मोहतरम न्याजी साहब को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उस वक्त तो खुद न्याजी साहब गले में ढोल डाल के बजाते थे कि आज नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएगा, कल शहबाज शरीफ हो जाएगा, परसों फलां को सजा हो जाएगी। उस वक्त तो ये बड़े अपने कारनामों में गिनवाया करते थे। उस वक्त तो ये नहीं मानते थे कि भाई ये कोई बड़े इदारे पकड़ लेते हैं किसी सियासतदान को। उस वक्त तो ये कहते थे कि मैं फरिश्ता हूं, मेरे अलावा हर सियासतदान चोर है। यही उनका डे 1 से बयानिया था। और अब अगर जाहिर है, हम ये तो नहीं कहते किसी एक ने एक दिन तो बाहर आना होता है, जेल से बाहर आएंगे तो पता चलेगा अब उनका नया बयानिया क्या है और उनकी राय क्या है। जेल से बाहर आएंगे, अब आप लोगों को ये फीलिंग आना शुरू हो गई है, खान साहब आएंगे जेल से बाहर। अगर फरा गोगी साहिबा 6-6 कैरेट की अंगूठियां लेती हुई बुशरा बीबी के लिए मांगती हुई क्लियरली जिनकी ऑडियोज आई हैं, आप इमरान न्याजी से पूछ ले, वो कहेगा करप्शन नहीं है। ये वो बंदा है जो दूसरों को चोर कहता था। जरा इसका देखें, इसकी बीवी चोरियों से मुलव्वस बलोच साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं वापस आके आप ही से शुरू करूंगा। ब्रेक के बाद ऐसा ना किया करें, बात मैं आप ही से शुरू करूंगा। जब भी इमरान न्याजी की करप्शन पे बात करता हूं तो सर आप मेरी बात को काट देते। नहीं, आप कंटिन्यू करें। मैं ब्रेक के बाद आप ही शुरू करना है ना। ब्रेक के बाद आप ही को माइक दूंगा। ब्रेक के बाद आप ही से बात करेंगे। यहाँ पर 14 साल और जुर्माना ना देने की सूरत में 14.5 साल की कैद हुई है इमरान खान को। आप कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, साथ में कह रहे हैं इमरान खान देखते हैं आप बाहर आके क्या बयानियां बनाते हैं। जो ओपन एंड शट केस है, 14.5 साल सजा है, तो बाहर आके कौन सा बयानियां बनाएंगे, पूछते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बलोच साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, 14 साल कैद बामुशक्कत, जुर्माना ना देने पर 6 साल मजीद कैद, 14.5 साल जिस बंदे ने जेल में रहना है। आप कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है, फिर आप कह रहे हैं अभी देखना है कि वो जेल से बाहर आके क्या बयानियां रखता है। वो जेल से बाहर कैसे आएंगे? ये ट्रम्प फैक्टर कोई काम करना शुरू हो गया? नहीं, देखें, बात ये है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर सही, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जाहिर है कि एक सजा पूरी होने के बाद हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो बाहर आए। वो इमरान न्याजी हो या कोई और भी हो, हम तो किसी के लिए नहीं कहते।
लेकिन सिर्फ फर्क ये है, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जिस शख्स ने खुद को हमेशा कहा कि दुनिया का ऑनेस्ट तरीन आदमी, दुनिया का मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए सहूलतकारी करके ये लेबल लगवाया गया, और शर्म आनी चाहिए उन लेबल देने वालों को भी, मतलब जो सिर्फ मुख्तस है हमारे हजूर नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुबारक के लिए वो अलकाबात से भी नवाजा गया भाई साहब को, और साथ क्लीन चिट भी दी गई, और बाकी हर बंदे को भाई साहब चोर कहते थे और डाकू कहते थे। आज भी जो इनकी साफ में खड़ा हो जाए वो चोर नहीं है, वो गंगा नहा के आ गया, चाहे वो परवेज लाई हो, चाहे वो मौलाना साहब से इनको मतलब पड़ जाए, चाहे हमारे भाई शायद खकान अब्बासी साहब से पड़ जाए, फिर सारे पवित्र हो जाते हैं। और जो इनके साथ ना हो वो चोर भी है, वो डाकू भी है। लेकिन जब तलाशी ली तो पता चला कि बहनों के पास अरबों रुपया इसलिए आ गया कि उनके पास सिलाई मशीनें अच्छी थी, बीवी जो है वो फरा गोगी के जरिए करप्शन करती है, लिहाजा वो घरेलू खातून है, उसका तो नाम ही ना ले। और बाकी जो मतलब है कि जो इनके इर्द गिर्द, सही, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, मेरा पॉइंट आ नहीं गया, मेरा पॉइंट तो अभी मैं शुरू हुआ है, अभी मुकम्मल ही नहीं हुई बात। मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लें जी। अजहर सिद्दीक साहब की मजबूरी है, वकील भी है, जाहिर है वकील का काम है दलाइल देना, खास तौर पर जिस पार्टी का वकील हो, फिर उसने तो उसके हक में बोलना होता है, ये हमारी रिवायत चलती है। और मैं इनकी एहतराम करता हूँ कि ये अपनी ईमानदारी के साथ अपने फराइज निभाते हैं और बहुत सारा झूठ बोलते हैं। सिर्फ इनको भी पता है, दिल पे हाथ रखते हैं तो इनको पता है दिल पे हाथ रखते हैं अजहर सिद्दीक साहब, तो इनको पता है कि ये इमरान बड़ा चोर कोई नहीं पाकिस्तान में, जिसने फरा गोगी को चार्टर अच्छा ठीक है, बाहर भेज अपने दौरे हुकूमत में, जब क्योंकि उसको पता था कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने चार्टर्ड तैयारी में उसको भेजा। ये हकीकत नहीं है, ये बात का सच नहीं है। ठीक है, मामला देखिए, ये क्यों तस्लीम नहीं करते? मेरा तो बड़ा बलोच साहब, सुमाना सा सवाल है। बलोच साहब बादशाहत नहीं है यहाँ, बादशाहत नहीं है यहाँ, आमरीत नहीं। बलोच साहब बात सुन लें, यहाँ पर बादशाहत नहीं है, आमरीत नहीं है, हम या कम से कम इसको कहते यही है कि ये जमहूरी निज़ाम है, और अवाम ये फैसला करती है कि उन्होंने किसको चोर और किसको गैर चोर समझना है, किसको अपना लीडर बनाना है, किसको नहीं। वो चाहे 2018 का RTS वाला इलेक्शन हो या 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन, अवाम का फैसला सबको मालूम। आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं आ रहा हूँ सिद्दीक साहब आपके पास। एक सेकेंड, हमें पाकिस्तान के अंदर पहली दफा किसने बताया 6 दिसंबर 2019 को कि पाकिस्तान के अंदर पैसा वापस आ रहा है जो लूटा हुआ था, और बरतानिया उसे पाकिस्तान को वापस दे रहा? हमें तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता था कि जी लूटा। अब लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमने वापस लिया। अब पाकिस्तान की हुकूमत क्रेडिट लेती है कि हम लूटा हुआ पैसा वापस लेके आए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के मिनिस्टर्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो PID है, जरा वो चलाए ना, कि जो 3 दिसंबर के बाद आई थी, आपने तो नहीं कहा कि कौन सा पैसा, उन्होंने कहा कि जी लूटा हुआ पैसा जो है जो पाकिस्तान से गया था वो आया है और बरतानिया से आ रहा है, और 190 मिलियन जो है उस पाउंड जो आ रहा है। अगर वो लूटा हुआ पैसा नहीं था, प्राइवेट सेटलमेंट थी, तो पाकिस्तान की वफाकी काबीना को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी? अगर पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने पैसा इसलिए इस शर्त पे भेजा गया कि अगर सीक्रेसी रखेंगे तो पैसे नहीं, क्यों ना? मुझे ये बताएं कि दुनिया भर के अंदर जो सीक्रेसी ऑफ अकाउंट, जो प्राइवेट सेटलमेंट, उसका हुकूमत से क्या ताल्लुक है? अगर फिर वो पाकिस्तान एक ना सुन लेना इसे, अगर वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दे दिया कि भाई साहब हमारा तो इससे लेना, आप ले ले, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कोई एप्लीकेशन फाइल की गई कि हमारी सेटलमेंट है, आप उसको वापस नहीं लेके आ रहे? तो मैं ये समझता ये हूं कि बजाय इस चीज के अंदर है, एक चीज पाकिस्तान की हुकूमत ने की है, उसके पास करने का इख्तियार नहीं था कि जो बरतानिया के कानून के मुताबिक आना था उसने की। 2 मिनट रह गए, मेरे चीज है कि मेरे पास 2 मिनट, 1 लाइन में इस पे चला जाऊं, जो आपका 226 आईनी तरमीम है। ईसा मैं हमेशा से कहता रहा हूं, जितनी देर तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ आप नहीं जाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और किसी तरह अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक साहब अपने आप को जो है वो अजहर सिद्दीक साहब वो गौर बलोच साहब कह रहे हैं वो 14.5 साल बाद आके खान साहब जो है ना देखते हैं कि क्या मौके पर रखे। अच्छा देखिए, 2 मिनट आना तो खुदा की
झूठे हैं और झूठों पे लानत दो खुदा की, हमें क्या जरूरत पड़ी है, जान देनी है रब को हमने, हम तो किसी के तर्जुमान नहीं है ना। और मैं जब टीवी पे बैठता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि सच और हक की बात बोल के तो और रनाउल्लाह साहब के ऊपर भी मुकदमा बनाया गया था। मैं जाके जान खुदा को देनी, सभी ने खुदा को देनी। हाजिरियां नहीं लगवाता ना, मैं जाकर हाजिरियां लगाता हूँ ना हाथ बांध के खड़ा होता हूँ। हमें करनी है हकायक पे बात, हकायक पर हक बड़ा हक और सच बड़ा वाज़ेह है। ये देख लीजिएगा आप, मुझे ये बताएं इतना बड़ा जो किसी पार्टी का वकील हो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो हकायक पे आप बात कर रहा बताएं है। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने इस फैसले की तारीफ की हो, किसी पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने फैसले की तारीफ की हो? लानत भेज रहे हैं इनके ऊपर और पाकिस्तानी अदालत सिस्टम का उड़ा के रख दिया उन्होंने। पूरे पढ़ के देख रहे इंटरनेशनल मीडिया, ये जो हम बड़े फूलों के हाथ पहना रहे हैं। अगली बात आ जाए, 26वीं आईनी तरमीम ने इस मुल्क के लिए कब्रें खोद दी हैं, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी लिख दी है। आपने अपनी अदालतों को तकसीम कर दिया है, आपने जुडिशल कमीशन के जरिए अपनी मर्जी के जजी भर्ती करने का, यानी आप इंतजामिया पहले आपके पास, मुकर्रना आपके पास, एस्टेब्लिशमेंट आपके पास, एक अदालतें थी जो आपके राह में रुकावटें थी, उनको आपने जेरे असर कर लिया। कि क्या हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद? सही। अदालतों में केस खत्म हो गए क्या? पर यहाँ पर जो बड़े नारे थे कि जनाब यहाँ पर आम बंदे को इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिल रहा है यहाँ पर? खुदारा मजाक बनाया हुआ है। फारे करें इस 26वीं आईनी तरमीम को। सही, ठीक है। ये अदालत ने फैसला करना है। वक्त खत्म हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, अली गौहर बलोच साहब, हाफिज एहसान खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होगी 26वीं आईनी तरमीम। सवाल ये है कि वो बेंच जो वजूद में ही 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आया है, क्या वही इसका फैसला करेगा ये आईनी तरमीम दुरुस्त थी या गलत, या फिर ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा? बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।